हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं रेट लॉ फॉर अ केमिकल रिएक्शन। कोई ना कोई मॉडिफिकेशन ही होगी, इसीलिए हम रेट लॉ पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद। देखते हैं। The law of mass action is only theoretical and it holds good for the reactions proceeding in a single step represented by a stoichiometric equation. आगे आपके सामने ड्रॉबैक। तो लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ थियोरेटिकल है और सिर्फ अच्छा उसी उन्हीं इक्वेशंस के लिए है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। In some cases the experimentally determined reaction rate comes out to be different for the rate predicted from the rate law of mass action. तो कुछ ऐसी भी रिएक्शंस है जिसका अगर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करें रेट लॉ वो अलग आता है, और अगर हम रेट उसका डिटरमाइन करें लॉ ऑफ मास एक्शन से तो वो अलग आता है। और आपके सामने एग्जांपल भी है, देख सकते हैं आप। ये जो एग्जांपल है इसमें अगर रिएक्शन रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली देखें तो रेट विल बी इक्वल टू के into molar concentration of NO2 raised to the power 2 and molar concentration of F2। तो रिएक्शन जो ये आपके सामने रिएक्शन है उसी के अकॉर्डिंगली रेट लॉ इसने बना दिया है, रेट इक्वेशन बना दी है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं तो रेट कम्स आउट टू बी दिस एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो आप देख सकते हो जो वैल्यूज आएंगी दोनों ही केस में डिफरेंट आएंगी। तो इस ड्रॉबैक को कैसे ओवरकम किया जाए, तो क्या हुआ इस इक्वेशन में ऐसा कि इसका रिएक्शन रेट डिफरेंट आया। सो लेट अस सी नाउ this represents this one, this equation which is experimentally determined, this represents the actual reaction rate of the equation and the expression involving the molar concentration of the reacting species is known as rate law। तो ये जो यहाँ पर एक्चुअल जो आपका रेट आया है रिएक्शन रेट जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ये जो है इसमें क्या किया गया है, इसमें दिखाया गया है किस तरह से ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड है। तो ये इस इक्वेशन को हम रेट लॉ इक्वेशन बोलेंगे जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, मतलब एक्चुअल वैल्यू आपको देती है रेट के आपके रिएक्शन के रेट की। तो लेट अस सी व्हाट इज रेट लॉ। The molar expression which describes the reaction rate in terms of molar concentration of the reactants as determined experimentally is called rate law। तो जो मोलर एक्सप्रेशन है ये रहा आपका मोलर एक्सप्रेशन रिएक्टेंट्स का। जो मोलर एक्सप्रेशन है जो कि रिएक्शन रेट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये आपका रिएक्शन रेट है पूरा ये वाला। इसमें मोलर कंसंट्रेशन किस तरह से रिएक्शन रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं देख सकते हो आप। ये जो इक्वेशन बनी है इससे वो है आपकी रेट लॉ इक्वेशन, जहां पे हमने मोलर कंसंट्रेशन दिखाई है रिएक्टेंट्स की, नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस इज द रेट लॉ। तो आपको जो एक्चुअल बताती है वैल्यू इक्वेशन, जो एक्चुअल वैल्यू रिएक्शन रेट की बताती है वो है ये वाली, और इसको बोलते हैं रेट लॉ। और जो थ्योरेटिकल बताती थी ये ऊपर वाली वो थी लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हमें तो एक्चुअल देखनी है ना, हमें थ्योरेटिकल नहीं देखनी है। जो कंसेप्ट है रेट लॉ का वो किसके लिए एप्लीकेबल है, वो उन्हीं रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है और उन स्टेप्स की स्पीड भी डिफरेंट होती है। ओनली द रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व्ड इन द स्लोएस्ट स्टेप रिप्रेजेंट द रिएक्शन रेट अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ। तो ये जो मैंने आपको बताया है अभी कि जो कंसेप्ट है रेट लॉ का वो सिर्फ उन रिएक्शंस के लिए है जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, और फिर उन रिएक्शंस में से जो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है उन स्टेप्स में से कौन सा ऐसा स्टेप होगा जो रिएक्शन रेट को बताएगा, वो है आपका स्लोएस्ट स्टेप। रीजन क्या है इस चीज का, क्यों स्लोएस्ट स्टेप आपका रेट बताएगा, उसका कारण क्या है ये रहा आपके सामने। जो सारा टाइम है रिएक्शन का वो स्लोएस्ट स्टेप को कैरी आउट करने में ही लग जाता है और फास्ट रिएक्शन फटाफट हो जाता है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप सारा टाइम कंज्यूम ही कर रहा है रिएक्शन का मोस्टली टाइम, तो वही तो रेट को रिएक्शन रेट को जो डिटरमाइन करेगा, उसी पे तो रिएक्शन रेट आपका डिपेंड करेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इज कंज्यूम्ड टू कैरी आउट द स्लोएस्ट स्टेप, देयरफॉर द रिएक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप एंड
the slowest step is the rate determining step for your reaction which proceeds in more than one step. Let us understand it with the help of example. ये वही वाली इक्वेशन है जो मैंने ऊपर लिखी थी, सी, और जिसके लिए मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन भी लिखा और रेट लॉ के अकॉर्डिंगली मैंने उसका रिएक्शन रेट लिखा। तो इस रिएक्शन को ही मैं यहाँ पे लूंगी ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं पहला स्टेप है, ये स्लोएस्ट स्टेप है और ये वाला है फास्ट स्टेप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पर जो स्टेप 1 है दिस डिसाइड्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, और जब हम इस इक्वेशन के लिए रिएक्शन रेट निकालेंगे तो हम इस इक्वेशन को यूज करके हम यहाँ पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे NO2 लिखा हुआ है, NO2 की मोलर कंसंट्रेशन और F2 की मोलर कंसंट्रेशन, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे NO2 है, इसके आगे कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ भी नहीं लगाया, और यहाँ पे F2। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई है ये वाली, वो इस स्टेप के अकॉर्डिंगली आई है, आप देख सकते हैं। रेट लॉ इक्वेशन पढ़ने के बाद अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, लेट्स सी। For the reaction NO2 plus CO gives NO plus SeO2. The experimentally determined rate expression at 400 Kelvin is rate is equal to K NO2 square of this molar concentration. What is the proposed mechanism? तो आपके सामने रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन, जिसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट एक्सप्रेशन है, वो ये है 400 केल्विन पे। तो हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताना है, क्योंकि इसने क्या कहा है कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट एक्सप्रेशन है। इट मींस ये रेट लॉ इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है, ये जो दी गई है, और ये जो रिएक्शन है ये वाला, ये एक से ज्यादा स्टेप्स में हुआ है। तो उन स्टेप्स के बारे में ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि मैकेनिज्म क्या होगा। सो लेट्स सी, हमें इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि रेट है हमारे पास ये आपको दिया गया था क्वेश्चन में। तो प्रपोज मैकेनिज्म क्या होगा, अगर रेट ये है तो जरूर स्लोएस्ट स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें NO2 की मोलर कंसंट्रेशन 2 है। ये देखिए 2 लिखा है, स्टोइचियोमेट्रिक यहाँ कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और NO2 लिखा। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें NO2 आएगा, ये जो कि इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है इस इक्वेशन का मैकेनिज्म बनाने से पहले, आपको देखना है कि NO2 यहाँ पर आपकी ओवरऑल रिएक्शन में NO2 सिर्फ उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और स्लोएस्ट स्टेप में 2 है। तो हमें जब ओवरऑल इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे तो हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे NO2 एक ही आना चाहिए, यहाँ पे 2 है। इट मींस दूसरी रिएक्शन जो आप लिखोगे उसमें आपका प्रोडक्ट साइड पे NO2 आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लिखोगे। हमें यहाँ का रिएक्टेंट पता है अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन, प्रोडक्ट भी पता है क्योंकि प्रोडक्ट ये आना है और ये आना है, क्योंकि NO2 यहाँ रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट CO2 तो आएगा नहीं, NO ही आएगा। तो हमने यहाँ पे NO लिख दिया है, जो भी बचा हमने यहाँ लिख दिया, हमारा NO3 बचता है उसके बाद। तो NO3 आ गया यहाँ पे, उस NO3 को, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में NO3 कहीं भी नहीं है, तो NO3 को वापस से हम सेकंड रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट ले लेंगे, और साथ में दूसरी चीज जो बची हुई है एज अ रिएक्टेंट इस ओवरऑल इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड बचा, उसको भी यहाँ प्लेस कर लेंगे। मैं फिर से बताती हूँ, ये जो है यहाँ पर NO2 ये हमने उठाया है इस इक्वेशन से स्लोएस्ट स्टेप के लिए, और हमें देखना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट ये 2 चीजें बननी चाहिए, अगर रिएक्टेंट NO2 है तो प्रोडक्ट NO ही बनेगा, CO2 नहीं बन सकता। तो NO रख दिया हमने, यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिया हमारा एक मॉलिक्यूल, और बाकी जो भी बचता है हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और ये क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट नहीं है, तो इस प्रोडक्ट को हम उठा के यहाँ रख देंगे। ये इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है इसको हम उठा के यहाँ रखेंगे। साथ में हमने जो दूसरा हमारा रिएक्टेंट रह गया है उसको भी यहाँ रखेंगे हम। तो अब हम बनाते हैं इक्वेशन। NO हमारा प्रोडक्ट जो
है मेन रिएक्शन में NO एक ही बना है जो कि यहाँ बन चुका है। अब यहाँ पे हम और NO नहीं बनाएंगे। एक चीज CO2 बनाना चाहिए तो हमने CO2 बना लिया है, और जो बच गया है CO2 का एक ही मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो हमने एक ही मॉलिक्यूल बनाया है और एक ही बन सकता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कार्बन एक ही है, और जो बच गया है वो NO2 बच गया है। अब ये जो इक्वेशन है इसकी हम ओवरऑल इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। NO3 से NO3 कट गया है क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट साइड पे है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे है, और हमारी ओवरऑल रिएक्शन में ये है भी नहीं, तो यहाँ पे से कट हो गया। तो हम चेक कर रहे हैं कि हमारी जो ये मैकेनिज्म है ये ठीक है या नहीं। तो ये NO3 से NO3 कट गया, यहाँ पे NO2 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से एक, यहाँ से ये कट गया क्योंकि एक रिएक्टेंट साइड पे एक प्रोडक्ट साइड पे। तो अब तो और कुछ नहीं कट रहा है, तो ओवरऑल इक्वेशन लिखते हैं। क्या बन गई? NO2 plus CO will give NO this one plus CO2। तो आप देख सकते हैं ये रिएक्शन बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारी यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये जो हमारा मैकेनिज्म बना है वो ठीक। तो इस तरह से ओवरऑल इक्वेशन बना करके आप चेक कर सकते हो कि जो आपने मैकेनिज्म बनाया है वो ठीक है या नहीं है। तो हमारा मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो ये इससे बिल्कुल डिफरेंट न्यूमेरिकल है, तो जरा देखते हैं। फॉर द रिएक्शन A plus B give products, rate law expression for the rate is this. If the volume of the vessel is reduced to 1/3 of its original volume, then what will be the effect on the rate of equation? अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक रिएक्शन है A plus B gives product, ये एक जनरल रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है आपको। और अब इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि अगर हम जिस वेसल में ये सारा यही सारे रिएक्टेंट्स हैं, अगर हम इस वेसल की वॉल्यूम को 1/3 कर दे, 1/3 कर दे वॉल्यूम को ओरिजिनल वॉल्यूम के कंपैरेटिवली, जो अब हम डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम को 1/3 कर देंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जरा देखते हैं। ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली रिएक्शन रेट। अब जरा देखिए, अगर हम वॉल्यूम को 1/3 कर देंगे, वॉल्यूम 1/3 करने से क्या होगा? जब भी हम वॉल्यूम घटाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है क्योंकि पार्टिकल्स नजदीक आ जाते हैं, और पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं पार्टिकल्स वॉल्यूम डिक्रीज करने पे। अब ये जो वॉल्यूम डिक्रीज की है 1/3, तो कंसंट्रेशन तो 3 गुना हो गई ना, क्योंकि जो पार्टिकल्स फुल वॉल्यूम में थे वो अब 1/3 में आ गए हैं, तो कंसंट्रेशन भी 3 गुना हो गई। तो आप जान लो कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। वॉल्यूम अगर 1/3 करोगे तो कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ जाएगी। वॉल्यूम 1/2 करते तो कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ जाती। वॉल्यूम 1/4 करते तो कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम 1/3 है तो कंसंट्रेशन विल बिकम 3 टाइम्स। तो अगर 3 गुना कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो जरा हम हमारे प्रोडक्ट्स, ये जो रिएक्टेंट्स है यहाँ पे 3 लिख के रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो अब जब वॉल्यूम 1/3 हो गई है और कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ गई है, तो रेट एक्सप्रेशन ये रहेगा। A के आगे भी 3 आ जाएगा और B के आगे भी 3 आ जाएगा क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन 3 गुना हो गई है। तो आप देखिए, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो हमारा आया 27 K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू द पावर 2। तो आप देख सकते हो कि ओरिजिनल जो आपका रिएक्शन रेट था उसके कंपैरेटिवली अब जो रिएक्शन रेट है वो ओरिजिनल के 27 टाइम्स है। आप चेक कर सकते हो। Hence the reaction rate will become 27 when you reduce the volume to 1/3 of its original volume. I hope you understand these numericals. So please, you can watch the video again if you have any doubt.